नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स। रेलवे की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। CN 03 2024 डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस आ चुकी है। दोस्तों आइए देखते हैं इस नोटिस में क्या है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 03 2024, जिसका बड़े दिन से इंतजार था, बहुत सारे कैंडिडेट्स को आ गया है। अब इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च की वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों अब लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट डेट है। सबसे पहले अगर हम बातचीत करें, 30 जुलाई 2024 को डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन, जो आवेदन आरंभ होंगे वो 30 जुलाई 2024 से, और क्लोजिंग डेट इंक्लूडिंग फीस पेमेंट और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 29 अगस्त 2024। और इसमें अगर कोई आपका करेक्शन होता है या मॉडिफिकेशन होता है तो उसको आप 30 अगस्त से लेके 8 सितंबर 2024 तक कर सकते। आप देखें तो लगभग 9 दिन का टाइम दिया गया है। अब यहाँ पे आगे दोस्तों हमेशा की तरह लिखा गया है, applications are invited from eligible candidates for various post of junior engineer, depot material superintendent, chemical and metallurgical assistant, chemical supervisor research and metallurgical supervisor research। और यहाँ पे जो पोस्ट की डिटेल हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, सभी तरीके से फॉर्म पूर्ण हो जाना चाहिए। फीस पेमेंट, फोटो अपलोड, सारी चीज़ों को लेके ऑनलाइन ओनली, लेटेस्ट बाई 23:59 आवर्स ऑफ 29/8/2024, 29 अगस्त 2024 को 23 बजे, मतलब कि 11:59 तक आपका फॉर्म कंप्लीटली हो जाना चाहिए। अब इसमें केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च पे लेवल 7 की बेसिक पे जो होती है 44,900, और मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 36 साल, और क्या है कि 17 वैकेंसी है टोटल, जो कि सिर्फ और सिर्फ RRB गोरखपुर की है। इसमें क्या है कि जो जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट पे लेवल 6 की जो वैकेंसी है, इसका बेसिक पे 35,400 होता है, एज 36 ईयर और मिनिमम एज 18 ईयर है, और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 7,934 है। दोस्तों इस तरीके से टोटल वैकेंसी जो है CN नंबर 03 2024 के थ्रू क्या है कि आपकी 7,951 है। दोस्तों रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी इस बार अपडेट और छूट दी गई है कैंडिडेट्स को। दिस इंक्लूड्स एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट। क्या है कि यहाँ पे जो एज लिमिट दी गई 36 ईयर, इसमें 3 साल की ऑलरेडी छूट दी गई है। क्योंकि वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 की पैंडेमिक जो कोविड-19 हुआ था उसकी वजह से हर कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट दी गई है। इसमें 36 ईयर एक्स्ट्रा दिया गया है, यह ऐसे 18 से 33 वर्ष तक का ही होता है। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन CN थ्रोली बिफोर फिलिंग ऑनलाइन। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पढ़े। फिर कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे पोजेज फुलफिल ऑल द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो आपकी टेक्निकल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको जरूर पूर्ण करें। फिर तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू पोस्ट पैरामीटर टेबल ऑफ एनेक्जर A एंड वैकेंसी टेबल एनेक्जर B। एनेक्जर A एंड एनेक्जर B में जो पैरामीटर दिए गए हैं आप उसको क्या है कि ज़रूर फॉलो करें। फिर क्या है, ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई टू ओनली RRB एंड 1 कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन। दोस्तों जिस तरीके से RRB ALP में अगर कोई कैंडिडेट एक जोन से ज़्यादा जोन सेलेक्ट में फॉर्म भरा है उसका क्या है कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उसी तरीके से आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ एक RRB से फॉर्म अप्लाई करें और एक ही एप्लीकेशन भरें। अगर इसके अलावा आप भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा दोनों जोन से। फिर पाँचवा जो पॉइंट है, ए कैंडिडेट पोजेसिंग मोर देन 1 मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर एक से ज़्यादा आप पोस्ट करते हैं उसके लिए है। और मैप्ड टू डिफरेंट एग्जाम ग्रुप, कैन चूज एनी वन एग्जाम ग्रुप। जैसे अगर कोई BSc किया है और साथ में डिप्लोमा भी किया है, पॉलिटेक्निक किया है या BTech किया है, तो अगर उस केस में अगर आपने BTech किया है और BSc किया है, क्योंकि जो DMS और फिर CMA की वैकेंसी होती है
उसके लिए बीएससी रिक्वायर्ड होता है, और जो जेई की वैकेंसी होती है उसके लिए डिप्लोमा या बीटेक की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर इस तरीके से आप देखें तो अगर 2 पोस्ट के लिए आप अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 एग्जाम ग्रुप को सेलेक्ट करना है, उसके अलावा आपको दूसरा नहीं सेलेक्ट करना है। हुज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज मैप टू चोजन एग्जाम ग्रुप, हाउएवर दिस कैंडिडेट्स वुज एलिजिबल for the other all the opted post accordingly chemical and metallurgical supervisor exam group is mandatory for pay level 7। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर के लिए भी एलिजिबल है तो वह क्या है, दोनों कैटेगरी की पोस्ट को भर सकता है। अब आगे देखते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनल, यह आप लोगों की प्रोविजनल रखी जाएगी, अभी कोई जांच नहीं होगी। When educational qualification, age, medical standard etc. रिक्वायरमेंट कब होगी का eligibility of candidate will be provisional based on detail furnished by candidate in online application. The RRB will not undertake detailed scrutiny of application for eligibility. Therefore, candidature will be accepted only provisionally, subject to fulfilling basic eligibility criteria as required. Candidate must go through requirements of educational qualification, age, medical standards etc. and satisfy themselves that they are eligible for the concerned post. The certificate and documents in support of their educational qualification and age, caste, कैटेगरी, कम्युनिटी, इन सब के लिए दोस्तों क्या है कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप अगर फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं या जो भी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप थॉरोली मतलब अच्छे से पढ़ें, तभी फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि आरआरबी अभी इस फॉर्म को आपको वेरीफाई नहीं करेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब लास्ट में होता है रिक्रूटमेंट के टाइम पर तब वेरीफाई होता है। ए कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालीफाइड फोर्थविथ इफ एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर इवन देयर आफ्टर, रिक्रूटमेंट के बाद या रिक्रूटमेंट के किसी स्टेज पे फाउंड दैट इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा गलत दिया गया है, या कैंडिडेट कोई सूचना को दबा के रखता है या छुपाता है, या कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको नहीं पूरा करता है, तब भी उसका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है क्रूशियल डेट ऑफ क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS EBC स्टेटस आर एनी फॉर फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन एक्सेट्रा वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप OBC SC ST और या फिर आप EWS या फिर EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के हैं तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है आपकी उसके पहले का फॉर्म होना चाहिए, सर्टिफिकेट उसके पहले का होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस भी दोस्तों इसमें क्या है, जो सूटेबल है वहीं ले, जो नहीं सूटेबल है उसके लिए नहीं ले। और एज का क्या है, 18 से 36 साल की एज है। स्केलर पे आप लोगों को पहले ही बताया कि पे लेवल 6 जो JE CMA और DMS की पोस्ट है उसके लिए क्या है कि स्केल पे 35,400 है, और जो केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च हैं वो पे लेवल 7 के हैं तो उनका बेसिक पे 44,900 है। स्टेजेज ऑफ एग्जामिनेशन, जो स्टेज है एग्जाम का वो 2 स्टेज में होगा, CBT 1 और उसके बाद क्या है कि CBT 2 और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट। अब इसमें क्या है कि अगला पॉइंट है RRB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज। CBT सेल नॉर्मली बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम, 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा CBT 1 के बाद फॉर CBT 2 एग्जामिनेशन में। फिर मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड, मार्क का नॉर्मलाइजेशन भी होगा, आप लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो होता है उसमें अगर मोर देन 1 शिफ्ट का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी हो जाता है। 15वां पॉइंट है आपको मोबाइल नंबर ज़रूरी होता है और ईमेल आईडी ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो आगे भी फ्यूचर में ज़रूरत होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। फिर 17वां पॉइंट है आपको क्रिएट एन अकाउंट, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले, और जिससे आपकी उसी क्रिएट एन अकाउंट के बाद मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे और वो हम कभी मॉडिफाई नहीं कर सकते एट एनी स्टेज वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। तो आप लोग अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो है कि अकाउंट क्रिएशन में आप लोग बहुत ही सावधानी से अलर्ट होकर उसको भरें और क्रिएट करें।
18वां क्या है कि आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ अ कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई चेंज करेक्ट डिटेल एक्सेप्ट डिटेल्स इन क्रिएट एन अकाउंट, जो डिटेल क्रिएट एन अकाउंट में चाहिए उसके अलावा आप कोई भी डिटेल को मॉडिफाई या करेक्ट कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन फीस 250 रुपये होगी एक बार के लिए, और यह मॉडिफिकेशन आपका 8 सितंबर 2024 तक किया जा सकता है। फिर बैंड आइटम क्या है कि जो बैन आइटम है उसमें ब्लूटूथ पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें एग्जाम में बैन है, सब आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखा है, और फिर ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं डिटेल। और अगर हम दोस्तों, ये तो बात हो गई जनरल इंस्ट्रक्शंस की, आप लोग इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से देख सकते हैं। अब बारी आती है वैकेंसीज की। वैकेंसीज द पोस्ट पैरामीटर में क्या है, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, सुटेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PWBD, इसको भी आप लोग देख सकते हैं एनेक्जर ए और एनेक्जर बी के अनुसार। अभी उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब इसमें क्या है दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बारी आती है। कैंडिडेट्स कॉल फॉर DV will have to pass requisite medical fitness conducted by the railway administration to ensure that they are medically fit to carry out the duties connected to the post। अब क्या है दोस्तों कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा आपका। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड 4 प्रकार के दिए गए हैं, पहला A3, दूसरा B1, तीसरा B2, तीसरा C1। और फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट यहाँ पे लिखा गया है। और दोस्तों मेन रूप से डिस्टेंस विजन 6/9, 6/9 विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेज डू नॉट एक्सीड 2 डायोप्टर, नियर विजन 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस, मस्ट पास टेस्ट, कलर विजन चेक किया जाएगा, बाइनोकुलर विजन चेक किया जाएगा, और उसके बाद नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन भी चेक किया जाएगा। इसी तरीके से आप लोग B1 के लिए भी देख सकते हैं, B2 के लिए भी देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर। अब दोस्तों आगे बारी आती है नेशनलिटी, सिटीजनशिप। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का भी भर सकता है, नेपाल का भी, भूटान का भी, और जो तिब्बत रिफ्यूजी है वो अभी फॉर्म को फिलअप कर सकता है। एज लिमिट की बारी अगर आती है दोस्तों, तो पहले ही हमने बताया था कि 3 साल का जो कोविड-19 आया था, कोविड-19 की वजह से 18 से 36 साल सबके लिए कर दिया गया है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो सबके लिए पुरानी की तरह से 5 साल SC/ST के लिए, 3 साल OBC के लिए, जनरल और जो एक सर्विसमैन हैं जनरल और EWS के 3 साल, OBC के 6 साल। इस तरीके से आप लोग एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं यदि आपसे संबंधित है तो। यहाँ पे ग्रुप D के कैंडिडेट्स के लिए भी दिया गया है और ग्रुप C के कैंडिडेट्स के लिए भी दिया गया है। फिर अगर दोस्तों आगे हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो सबसे ज़रूरी होता है, तो अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनेक्जर ए में दिखाया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 500 रुपये कैंडिडेट्स के फीस लगेंगे एग्जामिनेशन, जिसमें से 400 रुपये आपका CBT 1 में अपीयर होने के बाद वापस कर दिया जाएगा। SC/ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, EBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपये फीस है, जिनका पूरा फीस वापस कर दिया जाएगा यदि वो CBT 1 में अपीयर होते हैं तब। फीस पेमेंट का यहाँ दिया गया है, ऑनलाइन भी दे सकते हैं और चालान के थ्रू नहीं दे सकते, इसमें चालान का नहीं लिखा है। फिर माइनॉरिटीज़ का यहाँ लिखा है, जो भी मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन या जो भी पारसी वगैरह हैं वो अपने तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन दे सकते हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है उनका इनकम 50,000 से कम होना चाहिए, उसके लिए दिया गया है। और उनके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर लोकसभा राज्यसभा से उनका डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड होना चाहिए। और BPL कार्ड भी अगर होता है तब भी उनका काम हो जाएगा। फिर अगर आगे बात करें तो रिफंड ऑफ फीस का दिया है इस नोटिस में, रिजर्वेशन के संबंध में दिया गया है। अभी हम लोग इसके विषय में डिटेल चर्चा नहीं करते हैं, और अभी मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनेक्जर ए और एनेक्जर बी क्या है। पर्सन विद डिसेबिलिटी का भी यहाँ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को रिक्रूटमेंट प्रोसेस मालूम ही है, फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT 1, सेकेंड स्टेज ऑफ CBT 2, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये 4 प्रोसेस हैं। और CBT 1 जो है उसका जो ड्यूरेशन 90 मिनट और 120 मिनट क्या है PWBD कैंडिडेट्स के लिए है जो स्क्राइब लेते हैं, और 100 क्वेश्चन रहेंगे। फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 15 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए, उनको CBT 2 में बुलाया जाएगा। अगर CBT 1 के सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स है,
और उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन। टोटल क्या है 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और समय आपको 90 मिनट मिलता है। और सिलेबस की डिटेल चर्चा करें तो नंबर सिस्टम, BODMAS, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, आप लोग इसको देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर और दोस्तों क्या है मिनिमम मार्क्स जो हैं चाहिए होंगे या मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स 40% जनरल के लिए, EWS के लिए भी 40%, OBC के लिए 30, SC ST के लिए 30 और 25% चाहिए होते हैं। सेकेंड स्टेज CBT का भी दोस्तों क्या है, इसके लिए 120 मिनट टाइम दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे और सिलेबस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री 10th लेवल तक का, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन। फिर चौथा क्या है बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल और पांचवा पॉइंट जो है टेक्निकल एबिलिटीज। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन, टेक्निकल एबिलिटीज़ जिस स्ट्रीम का कोई होगा, जैसे अगर कोई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल का होगा तो उसके अलग से 100 क्वेश्चन रहेंगे। फिर अगर आगे बात करें तो इसमें भी 40% और 30% और 25% का मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ज़रूरी है। अगर दोस्त डिसिप्लिन मैपिंग टेबल, अगर कोई कैंडिडेट्स है उसने 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग से किया है तो मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में शामिल हो जाएगा। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में क्या है डिप्लोमा जो होता है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में, उसमें होता है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पावर प्लांट एंड इस तरीके से जो भी है वो मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में आएंगे और वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग है, सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग है। और जो CMA की पोस्ट है, CMA की पोस्ट के लिए BSc चाहिए और वह केमिस्ट्री और फिजिक्स से होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की बात करें तो डिग्री आर इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेंट एंड कोरोजन प्रिवेंशन, पॉलीमर्स, नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी एसेंशियल, जैसे C++ या फिर O लेवल, A लेवल, इस टाइप की नॉलेज ज़रूरी है। डिग्री आर इट्स इक्विवेलेंट इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी एसेंशियल, इसके लिए भी एसेंशियल है। दोस्तों यह तो हो गया आपका कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसे चाहिए। फिर अब आती है बारी शॉर्ट लिस्टिंग, मैंने पहले बता दिया है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क, CBT 1 CBT 2 दोनों में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला रखा है जिसको समझने की ज़रूरत है नहीं, वो ऑलरेडी होता रहता है। हाउ टू अप्लाई के लिए पहले बताया, क्रिएट एन अकाउंट चाहिए और अकाउंट की जो डिटेल है वो आप लोग चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा जो फॉर्म फिलअप करने की बारी है उसको 250 रुपये ईच टाइम फीस देकर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर अगर दोस्तों बारी आती है तो यहाँ आपके RRB की साइट लिखी है और फिर जनरल इंस्ट्रक्शन हमने पहले ही आपको बता दिए हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम 13 लैंग्वेज में किया जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा। और मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन 8 सितंबर 2024 तक आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर इनवैलिड एप्लीकेशन या रिजेक्शन, अगर आप एक से ज़्यादा जोन में भरते हैं या फिर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भरते हैं तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। फी एंड ट्रैवल फैसिलिटी, SC ST कैंडिडेट्स को फ्री ट्रेन ट्रैवल के लिए कॉल लेटर के साथ ही अथॉरिटी दी जाएगी, उनको स्लीपर क्लास रेलवे पास दिया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेट, यहाँ पे हाई स्कूल चाहिए आपको, 10+2 चाहिए, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST सर्टिफिकेट चाहिए, OBC का चाहिए, नॉन क्रीमिलियर इनकम सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स आप लोग देख सकते हैं। आप जिससे संबंधित हैं उस सर्टिफिकेट को अवश्य रेडी रखें, नहीं तो रिजेक्ट करने के 100% चांस रहते हैं।
और यूज ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, यदि आप कोई भी एग्ज़ाम में गलत कार्य करते पकड़े जाते हैं तो आपको हमेशा के लिए डिवेयर किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एब्रीविएशन दिया गया है कि शार्ट नेम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है इस नोटिस में। फिर अगर हम आगे बातचीत करें तो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने क्या है कि आरआरबी की जो CN03 है उसकी हम लोगों ने चर्चा करी है अच्छे से। आप लोग इसको अगर इंटरेस्टेड हैं भरने के लिए फॉर्म तो आप लोग इस नोटिस को कंप्लीट रूप से भरिए और अपने संबंधित डिटेल को अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट करके बताइए, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो अवश्य करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च पे लेवल 7 मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डिज़ाइन, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 चाहिए। यह पोस्ट पैरामीटर है। अगर आप कोई सा भी फॉर्म भरना चाहते हैं सबसे पहले पोस्ट पैरामीटर ज़रूर मिलाइए कि आप इस पोस्ट पैरामीटर के थ्रू आते हैं कि नहीं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल CNW, यह पे लेवल 6 की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट इसका मैकेनिकल होता है, कैरेज एंड वैगन एंड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए वो B1 चाहिए। और फिर ये VI HI जो डिसेबिलिटी पैरामीटर है ये एलिजिबल नहीं है। और जो LD पैरामीटर है उसमें OL या DW या AA भी एलिजिबल है। और इसमें क्या है एलिजिबिलिटी चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल and tools and machining, tools and die making, automobile, production engineering, or a combination of any sub stream of basic streams of mechanical, electrical, electronics, manufacturing, mechatronics, industrial, machining, instrumentation and control tools and machining tools and die making, automobile, production engineering from a recognized university and इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से दोस्तों अगर इन सब में से आपके पास कोई सा भी एलिजिबिलिटी है या कोई सा भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप इस जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैकेनिकल की यहाँ पे भी जो सारी पोस्ट है उसको आप लोग भर सकते हैं और देख सकते हैं। तो यह हो गई बात दोस्तों पोस्ट पैरामीटर की। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वैकेंसी टेबल आरआरबी वाइज, रेलवे प्रोडक्शन यूनिट वाइज, पोस्ट वाइज वैकेंसीज का डिटेल दिया गया है कि जनरल की कितनी है, SC ST OBC WS की कितनी है, एक सर्विसमैन की कितनी है। तो अगर हम बात करें तो यह क्या है कि आरआरबी अहमदाबाद की वैकेंसी का डिटेल है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, सब डिपार्टमेंट जनरल सर्विसेज है। और जनरल की 6 पोस्ट, SC की 2 पोस्ट, ST की 1 पोस्ट, OBC की 4 पोस्ट, EWS की 2 पोस्ट, टोटल 15 पोस्ट है। एक सर्विसमैन की 2 पोस्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपसे संबंधित है तो आप लोग इसको जोन वाइज वैकेंसी का डिटेल देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें अहमदाबाद जोन की तो इसमें टोटल 382 पोस्ट वैसे है और एक सर्विसमैन PWD वगैरह मिला लें तो 38 3 41 लगभग 421-22 पोस्ट है। इसी तरीके से आरआरबी अजमेर का यह है। फिर इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। फिर आप लोग आरआरबी बेंगलोर का देख सकते हैं कितनी किस पोस्ट में वैकेंसी है। तो यह आप लोग आरआरबी वाइज भी देख सकते हैं कि कहाँ कितनी वैकेंसी है JEE की। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो इसमें से आप मैकेनिकल का छांट लीजिएगा कि कहाँ से। इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का देख सकते हैं अलग करके। और फिर अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं तो उसको अलग से देख सकते हैं। तो यह दोस्तों क्या है कि रेलवे की जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज या आरआरबी वाइज है। देखिए आरआरबी बिलासपुर का है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितना किस पोस्ट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल @एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11 पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे इस तरीके की जो सारी रिक्रूटमेंट से संबंधित नोटिफिकेशंस या न्यूज़ है उसको हम क्या है कि ले आते रहते हैं।